इस वीडियो में हम रशिया मंगोलिया टाइज की चर्चा करेंगे। पुतिन ने अभी मंगोलिया क्यों विजिट किया, ये डिस्कस करेंगे। आईसीसी वारंट और जुरिस्डिक्शन को समझेंगे और फाइनली रशिया की ग्रैंड स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्लादिमीर पुतिन की रीसेंट मंगोलियन विजिट काफी चर्चा में है। इसके बारे में काफी ज्यादा बात हो रही है। दरअसल मंगोलिया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी का मेंबर है। इसी आईसीसी ने 2023 में व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट वॉर क्राइम्स के लिए अरेस्ट वारंट जारी किया था। इसका मतलब है कि यदि पुतिन एक आईसीसी मेंबर स्टेट में कदम रखते हैं तो उस आईसीसी मेंबर स्टेट से यह एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उन्हें अरेस्ट करे। तो पुतिन ने जब मंगोलिया में लैंड किया तो आईसीसी मेंबर होने के नाते यहां पे पुतिन को अरेस्ट किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा पुतिन को मंगोलिया में काफी वार्म वेलकम मिला। हैंडकफ्स की जगह हैंडशेक्स देखने को मिले। मंगोलिया ने आईसीसी के अरेस्ट वारंट को इग्नोर करते हुए पुतिन के लिए रेड कारपेट रोल आउट की और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद से मंगोलिया पहली आईसीसी मेंबर स्टेट है जिसे पुतिन ने विजिट किया है। क्लियरली वो इस ट्रिप को लेकर बिल्कुल भी वरीड नहीं थे कि उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन ने मंगोलिया से पुतिन को अरेस्ट करने के लिए कहा था, बट मंगोलिया ने ऐसा नहीं किया। आईसीसी भी हेल्पलेस है क्योंकि उसके पास अपनी रूलिंग को एनफोर्स करने का कोई तरीका नहीं है। तो पुतिन बड़े आराम से मंगोलिया आए। एक लैविश वेलकम के बाद मंगोलिया की कैपिटल उलान बटोर में एक ग्रैंड सेरेमनी अटेंड की, एनर्जी कोऑपरेशन पर डील साइन की और एक तरह से आईसीसी रूलिंग की इनइफेक्टिवनेस को एक्सपोज करते हुए सही सलामत वापस रशिया लौट गए। इस एपिसोड ने एक तरफ तो पुतिन की एक स्ट्रॉन्ग लीडर की इमेज को बूस्ट किया, वहीं दूसरी ओर आईसीसी की इमेज को डेंट किया। आईसीसी ने अरेस्ट वारंट तो जारी कर दिया, बट उसके एनफोर्समेंट का क्या? भविष्य में वॉर क्राइम्स के प्रोसिक्यूशन का क्या? इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का क्या? बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द हेग नीदरलैंड्स में स्थित है। इसे 1998 में रोम स्टैट्यूट के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। यह ट्रीटी 2002 में फोर्स में आई थी। आईसीसी का क्या उद्देश्य है? ऐसे इंडिविजुअल्स जो जेनोसाइड, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और वॉर क्राइम्स जैसे सीरियस इंटरनेशनल क्राइम्स में लिप्त हैं, उनको प्रोसिक्यूट करना। मान लीजिए कोई इंटरनेशनल क्राइम आईसीसी मेंबर स्टेट की टेरिटरी में हुआ है तो ये आईसीसी के जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत आएगा और जो भी इंडिविजुअल्स क्राइम में इन्वॉल्व होंगे आईसीसी उन्हें प्रोसिक्यूट कर सकता है। तो मेंबर स्टेट्स की टेरिटरी में आईसीसी का जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड होता है। अच्छा, अगर इंटरनेशनल क्राइम किसी ऐसे स्टेट की टेरिटरी में हुआ है जो आईसीसी का मेंबर नहीं है, तब इस केस में आईसीसी का यहां पर जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड तब हो सकता है जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इस केस को आईसीसी को रिफर करे। तो समझ गए आप आईसीसी की जुरिस्डिक्शन के बारे में? मेंबर स्टेट्स या फिर नॉन मेंबर स्टेट प्लस यूएनएससी रेफरल। अब व्लादिमीर पुतिन के केस को देखिए। रशिया आईसीसी का मेंबर नहीं है और ना ही यूक्रेन आईसीसी का मेंबर है। दोनों ने रोम स्टैट्यूट को रैटिफाई नहीं किया है। तो फिर यूक्रेन में हुए वॉर क्राइम्स के लिए आईसीसी ने पुतिन के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट कैसे जारी कर दिया? क्योंकि यूक्रेन ने आईसीसी को अपनी टेरिटरी में इंटरनेशनल क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट करने का ज्यूरिसडिक्शन ग्रांट कर रखा है। 2014 में यूरोमेडन प्रोटेस्ट्स और क्रीमिया के एनेक्सेशन के बाद यूक्रेन ने अपनी टेरिटरी के ऊपर आईसीसी के ज्यूरिसडिक्शन को एक्सेप्ट कर लिया था। इस तरह से यूक्रेन के आईसीसी के मेंबर ना होने के बावजूद भी आईसीसी यहाँ पे रशियन वॉर क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट कर पाया और पुतिन के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट जारी किया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि मंगोलिया ने आईसीसी के अरेस्ट वारंट को इग्नोर क्यों किया। देखिए, रशिया और मंगोलिया के फ्रेंडली रिलेशंस आज से नहीं हैं। दोनों देश हिस्टोरिकल टाइज शेयर करते हैं। मंगोलिया फॉर्मर सोवियत यूनियन की सैटेलाइट स्टेट था। सोवियत यूनियन और इंपीरियल जापान के बीच 1939 में बैटल ऑफ खालखिन गोल हुई थी, जिसमें सोवियत और मंगोलियन फोर्सेस ने मिलकर जापान को हराया था। पुतिन की विजिट के दौरान दोनों देशों ने इस विक्ट्री की एनिवर्सरी को भी जॉइंटली सेलिब्रेट किया। तो रशिया और मंगोलिया हिस्टोरिकल टाइज शेयर करते हैं। आपने मंगोल एम्पायर के बारे में तो सुना ही होगा। मंगोल एम्पायर के फॉल के बाद मंगोलिया चाइना की किंग डायनेस्टी के कंट्रोल में आ गया था। मंगोलिया चाइनीज कंट्रोल से आजाद होना चाहता था। 1917 के रशियन रिवॉल्यूशन से इन्फ्लुएंस होकर मंगोलियन रिवॉल्यूशनरीज ने 1921 में चाइनीज इन्फ्लुएंस को ओवरथ्रो कर दिया और 1924 में इस देश ने खुद को मंगोलियन पीपल्स रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया।
मंगोलिया सोशलिस्ट स्टेट बन गया और सोवियत यूनियन से क्लोजली अलाइंड हो गया। देश में लगभग 70 साल तक सोवियत स्टाइल कम्युनिस्ट रूल चला। फिर 1990 में मंगोलिया ने सिंगल पार्टी सोशलिस्ट स्टेट से मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में ट्रांजिशन किया। धीरे धीरे मंगोलिया के यूएस और जापान जैसे देशों के साथ टाइज इंप्रूव होने लगे। आज के समय की बात करें तो मंगोलिया डिप्लोमेटिक रिलेशंस में न्यूट्रलिटी की पॉलिसी फॉलो करता है। नो डाउट कोल्ड वॉर के बाद से मंगोलिया के यूएस के साथ टाइज इंप्रूव हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसने रशिया को एलिनेट कर दिया है। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, मंगोलिया रशिया और चाइना के बीच में सैंडविच्ड है। ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और अपने नेबर्स रशिया और चाइना के ऊपर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है। रशिया मंगोलिया की फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी नीड्स मीट करता है, वहीं चाइना मंगोलिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और मंगोलिया में सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स करता है। इसलिए मंगोलिया अपने पावरफुल नेबर्स रशिया और चाइना को एलियनेट नहीं कर सकता, बट अपने इमीडिएट नेबरहुड के आउटसाइड भी अन्य देशों के साथ डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी टाइज बिल्ड करना मंगोलिया की सोवेरेनिटी, इंडिपेंडेंस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काफी क्रूशियल है। इसलिए अपने इमीडिएट नेबर्स पर ओवर रिलायंस अवॉइड करने के लिए मंगोलिया ने थर्ड नेबर पॉलिसी अडॉप्ट की है। मंगोलिया के लिए थर्ड नेबर वो कंट्रीज हैं जिनके साथ रिलेशनशिप्स बिल्ड करके वो अपने फिजिकली एडजेसेंट नेबर्स रशिया और चाइना के साथ अपनी रिलेशनशिप्स को बैलेंस करता है। रशियन और चाइनीज इन्फ्लुएंस को काउंटर बैलेंस करने के लिए मंगोलिया भारत, साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस जैसे देशों के साथ पार्टनरशिप्स डेवलप करता है। इस तरह से मंगोलिया अपने इमीडिएट नेबरहुड के बाहर भी अन्य देशों के साथ कोलैबोरेट करके रशिया और चाइना के साथ अपनी रिलेशनशिप को नेविगेट करता है। तो थर्ड नेबर पॉलिसी मंगोलिया को अपनी पार्टनरशिप्स डाइवर्सिफाई करके अपने ज्योग्राफिक आइसोलेशन को एड्रेस करने में हेल्प करती है, न्यूट्रलिटी मेंटेन करने में हेल्प करती है और देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को प्रमोट करती है। हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल आइसोलेशन को काउंटर करने के लिए रशिया अपने इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स को डाइवर्सिफाई कर रहा है। व्लादिमीर पुतिन की रीसेंट चाइना, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम और अब मंगोलिया विजिट से ये बात झलकती है। रशिया तेजी से नॉन वेस्टर्न देशों के साथ अपने अलायंस को मजबूत कर रहा है। वेस्टर्न सैंक्शंस और डिप्लोमेटिक प्रेशर को काउंटर करने के लिए वो एक्टिवली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहा है। भारत, पाकिस्तान, चाइना, ईरान, बेलारूस और सेंट्रल एशियन कंट्रीज एससीओ के मेंबर्स हैं। मंगोलिया एससीओ का ऑब्जर्वर है। तो रशिया एससीओ फोरम का इस्तेमाल करके ग्लोबल साउथ कंट्रीज के साथ अपनी रिलेशनशिप को डीपन कर रहा है और यूरेशिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। ग्लोबल साउथ के बहुत से देशों ने यूक्रेन में रशिया के एक्शंस को ओपनली कंडेम नहीं किया है, तो इन देशों के साथ एंगेज करके रशिया वेस्टर्न नैरेटिव के अगेंस्ट पुश बैक कर रहा है। रशिया का एम है कि लाइक माइंडेड कंट्रीज का एक ऐसा ग्लोबल नेटवर्क डेवलप किया जाए जो वेस्टर्न लेड इंस्टीट्यूशंस के इन्फ्लुएंस से मुक्त हो। एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बने जहां पावर वेस्टर्न हैंड्स में कॉन्सेंट्रेटेड ना हो। एससीओ में भारत और चाइना जैसे देशों के प्रेजेंस से इस फोरम को लेजिटिमेसी मिलती है। वेस्टर्न डोमिनेंस को चैलेंज करने के लिए एससीओ की मेंबरशिप भी एक्सपैंड की जा रही है। ईरान और बेलारूस का रीसेंट एडिशन इस बात को दर्शाता है। लाइक माइंडेड कंट्रीज का एक ऐसा ब्लॉक तैयार करने की कोशिश की जा रही है जिसके ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम्स वेस्टर्न प्रेशर को रेजिस्ट कर सकें। आपने सुना होगा कि नेटो मेंबर होने के बावजूद टर्की एससीओ ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है। टर्की ब्रिक्स भी ज्वाइन करना चाहता है, यहां तक कि उसने ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए फॉर्मल एप्लीकेशन भी सबमिट कर दी है। नेक्स्ट मंथ रशिया में होने वाली ब्रिक्स समिट में टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोआन जाने भी वाले हैं। इधर अपनी विजिट के दौरान व्लादिमीर पुतिन ने मंगोलियन प्रेसिडेंट को भी ब्रिक्स समिट अटेंड करने के लिए इनवाइट किया। मतलब एससीओ के साथ साथ ब्रिक्स पर भी रशिया का फोकस है। एससीओ की ही तरह ब्रिक्स ग्रुपिंग को भी रिसेंटली एक्सपैंड किया गया है। 2024 से पहले बस ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ब्रिक्स के मेंबर्स हुआ करते थे। 1 जनवरी 2024 को 4 नए देश ब्रिक्स में शामिल हो गए: इथियोपिया, इजिप्ट, ईरान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और रशिया में नेक्स्ट मंथ होने वाली मीटिंग में टर्की को भी शामिल किया जा सकता है। तो क्लियरली रशिया जियोपॉलिटिकल सपोर्ट के लिए एससीओ के साथ साथ ब्रिक्स ग्रुपिंग को भी लेवरेज कर रहा है।
ब्रिक्स का तो विजन ही है कि ग्लोबल पावर ज्यादा इवनली डिस्ट्रीब्यूट रहे, ना कि वर्ल्ड में केवल वेस्टर्न हेजिमोनी ही कायम रहे। यूएस डॉलर पर रिलायंस को रिड्यूस करने के लिए रशिया और चाइना ब्रिक्स बेस्ड रिजर्व करेंसी लाना चाहते हैं। ब्रिक्स करेंसी को लाकर रशिया वेस्टर्न सैंक्शंस के फाइनेंशियल प्रेशर्स को मिटिगेट करना चाहता है। पुतिन की मंगोलिया विजिट भी रशिया की ब्रॉडर स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जिसमें ऐसे देशों का नेटवर्क बनाने का प्रयास किया जा रहा है जो वेस्टर्न प्रेशर्स को विथस्टैंड कर सकें। रशिया की अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और मिडिल ईस्ट में आउटरीच भी इसी स्ट्रैटेजी का पार्ट है। न्यूट्रल या एंटी वेस्टर्न देशों के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज बिल्ड करके अपने आइसोलेशन को काउंटर करना रशिया का क्लेवर प्लान है। इस विजिट में रशिया ने मंगोलिया के साथ अपने टाइज डीपन किए। मंगोलिया में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में डील साइन हुई। वर्षों से रशिया पावर ऑफ साइबेरिया 2 पाइपलाइन प्रोजेक्ट को काफी एक्टिवली परस्यू कर रहा है। ये पाइपलाइन रशिया के यमाल रीजन से मंगोलिया होते हुए चाइना में नेचुरल गैस सप्लाई करेगी। यूक्रेन इन्वेजन के बाद यूरोप में अपने एनर्जी एक्सपोर्ट्स के गिरने से रशिया नए मार्केट्स तलाश रहा है। ऐसे में पावर ऑफ साइबेरिया 2 जैसे प्रोजेक्ट्स रशिया के लिए क्रूशल हैं। इसलिए रशिया के लिए मंगोलिया की भी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि ये पाइपलाइन इस देश से पास होती है। इसलिए रशिया मंगोलिया के साथ कोऑपरेशन बढ़ा रहा है। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ दोनों देश इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर, रेलवे ट्रांसपोर्ट और एजुकेशन सेक्टर में भी कोलैबोरेट करेंगे। तो अब आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि पुतिन ने विजिट के लिए मंगोलिया को क्यों चुना। ये सब रशिया की ग्रैंड स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। जल्द ही हम चाइना की साउथ चाइना सी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। आशा करते हैं ये सत्र आपके लिए उपयोगी था। आपके समय के लिए धन्यवाद।